गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन, या इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो प्लांट में दो पार्ट्स में होती है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल जो है टूटता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होती है, और दूसरी तरफ एटीपी और NADPH का प्रोडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। और यही एसिमिलेटरी पावर का इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से प्लांट में जो लाइट रिएक्शन है किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल से टूट के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है और प्लस ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस चीज को। यहां पे जो लाइट रिएक्शन है लाइट की प्रेजेंस में होती है, ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ये प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। तो ये जो लाइट रिएक्शन है ये भी दो प्रकार की हो सकती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं साइक्लिक नॉन साइक्लिक, अभी हम लोग जरा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन की। देखिएगा यहाँ पे ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे पिगमेंट सिस्टम 2 आपको दिखाई पड़ेगा। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, जो पिगमेंट सिस्टम 2 है, सेकंड है, उसमें P680 यानी जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब होती है। जबकि दूसरा जो पिगमेंट सिस्टम है P700 क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल का, ये PS1 है, पिगमेंट सिस्टम 1 है, जो 680 से ज़्यादा यानी कि लगभग 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे, यानी कि इस नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में दोनों पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं, PS2 और PS1। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि नॉन साइक्लिक में दोनों पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि आप साइक्लिक में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि केवल पिगमेंट सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। तो जरा देखिए, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसको जब एक्सप्लेन करूं उससे पहले, ये जो आपको देखने में ये जो डायग्राम बना है, इस तरह से जो बनाया गया है, ये जो डायग्राम है ये मन से नहीं, ये रेडॉक्स पोटेंशियल पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? रेडॉक्स पोटेंशियल पे। रेडॉक्स पोटेंशियल के ऊपर डिपेंडेंट ये डायग्राम बना है। और ये डायग्राम आप देखेंगे तो कुछ हद तक आपको जेड, इंग्लिश का जो लेटर होता है जेड की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको? जेड स्कीम भी बोलते हैं। तो जरा चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन की। ये डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया है। देखिए, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में पिगमेंट सिस्टम 2 और पिगमेंट सिस्टम 1, हमने पहले ही वीडियो में फोटोसिंथेसिस की वीडियो में देखा था कि दो प्रकार के पिगमेंट सिस्टम है या दो प्रकार के फोटो सिस्टम है, पिगमेंट सिस्टम 1 और 2। तो यहाँ पे इस नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में दोनों पिगमेंट सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं, PS2 भी और PS1 भी। और हम जानते हैं कि जो पिगमेंट सिस्टम 2 है या फोटो सिस्टम 2 है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए यहाँ देखिए P680 लिखा हुआ है। और जबकि पिगमेंट सिस्टम 1 है वो 700 नैनोमीटर की या 680 से ज्यादा की लाइट की एब्जॉर्ब करता है। तो इसको हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं P700 से।
अब ये जो प्रोसेस है जो कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हो रही है, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है जैसा कि हमने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिस्पायरेशन के दौरान। जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो वीडियो था हमने वहां भी देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा था वो डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल के थ्रू हो रहा था और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में हो रहा था। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी होता है, लेकिन ये जो हो रहा है, ये प्रोसेस जो हो रही है, ये क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सिस्टम पाए जा रहे हैं, पिगमेंट सिस्टम सेकंड भी और पिगमेंट सिस्टम वन भी। तो सबसे पहले जो पार्टिसिपेट करता है वो पार्टिसिपेट करता है पिगमेंट सिस्टम सेकंड। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, पिगमेंट सिस्टम सेकंड जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और 4 फोटोन लाइट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो है वाटर मॉलिक्यूल का टूटना। और मैंने पहले ही आपको बताया कि जो वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है वो लाइट की वजह से टूट रहा है, इसलिए उसको फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। या दूसरी वजह है फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर भी बोलते हैं और फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। फोटो मतलब लाइट और लाइसिस माने टूटना, और चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए इसको फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल जो वाटर है वो टूट कर 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिलीज कर देता है। ठीक है, जो निकल गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से हो रहा है। ठीक है, ये लाइट एब्जॉर्ब किया, लाइट एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, स्टार हमने लगा रखा है, यानी एक्साइटेड स्टेट है। और अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की और अपने इलेक्ट्रॉन को ये पास कर देता है किसको, नेक्स्ट मॉलिक्यूल है फियोफाइटीन। ये जो लिखा हुआ है ये है फियोफाइटीन। फियोफाइटीन क्या है, एक प्रकार का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, जिसके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में हम जानते हैं बीच में मैग्नीशियम पाया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाए तो ये फियोफाइटीन है। फियोफाइटीन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है वो करता है प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है वो साइटोक्रोम B6F को करता है, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है और फाइनली इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है पिगमेंट सिस्टम 1 के पास। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस डायग्राम को हमने इसी तरह से क्यों बनाया, इस मैनर में क्यों बना रखा है। एक्चुअली ये जो पूरा डायग्राम है, ये जो पूरा पाथवे है, ये पूरे साइकिल है, ये रेडॉक्स पोटेंशियल पे डिपेंडेंट है। कहने का मतलब ये है कि ये डाउनहिल रिएक्शन है। ये यहां से इलेक्ट्रॉन फियोफाइटीन रिसीव करेगा, इससे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी है प्लास्टोक्विनोन की है, प्लास्टोक्विनोन से ज्यादा एफिनिटी इसके पास है इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर प्लास्टोसाइनिन के लिए है, फिर इसके पिगमेंट सिस्टम 1 के पास है। तो ये डाउनहिल रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता जाएगा। ठीक है, और सबसे जो बड़ी चीज हो रही है वो हो रही है वाटर मॉलिक्यूल का टूटना। और वाटर मॉलिक्यूल को जब टूटता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है P680 पॉजिटिव को, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन, जब इसने लाइट एब्जॉर्ब किया, लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया फियोफाइटीन को। जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वहां होल क्रिएट हो गया और उस होल को भरता है ये इलेक्ट्रॉन जो वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से आता है। तो ये जो P680 प्लस है, ये दुनिया का मोस्ट नेचुरली पाया जाने वाला मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके अंदर इतनी इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी एफिनिटी है कि वो वाटर मॉलिक्यूल को भी तोड़ ले रहा है या ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जबकि हमने रिस्पायरेशन में देखा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो टर्मिनल एक्सेप्टर था ऑक्सीजन, उसके पास इलेक्ट्रॉन के लिए हाईएस्ट एफिनिटी थी, लेकिन P680 पॉजिटिव चार्ज जो है इसके पास ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी है, जिसकी वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल को भी तोड़ दे रहा है, यानी कि ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। और इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है फियोफाइटीन के पास, फियोफाइटीन से प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर साइटोक्रोम B6F, फिर प्लास्टोसाइनिन है और लास्ट में पहुंचता है पिगमेंट सिस्टम 1 के पास। तो इस प्रकार से लगातार इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जैसा कि हम लोगों ने कुछ रिस्पायरेशन में देखा था, रिस्पायरेशन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इस प्रोसेस के दौरान जब ये प्रक्रिया हो रही है तो यहाँ पे साइटोक्रोम के पास 8 प्रोटॉन मॉलिक्यूल जो है वो अंदर की तरफ पंप हो जा रहा है। अंदर की तरफ कहने का मतलब ये है, ये जो प्रोसेस हो रही है कहाँ हो रही है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में 8 प्रोटॉन आयन जो हैं वो अंदर की तरफ पंप हो जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के दौरान एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी जो है वो प्रोटॉन को पंप कर देती है अंदर की तरफ। कहाँ पे अंदर पे, थाइलाकॉइड ल्यूमेन में। ये जो अंदर आ जा रहा है ये है आपका थाइलाकॉइड ल्यूमेन, और बाहर क्या है, बाहर स्ट्रोमा है, लिक्विड वाला पार्ट क्लोरोप्लास्ट का। इस प्रकार से ये प्रोटॉन अंदर की तरफ पंप हो गया। अब जब यही प्रोटॉन
बाहर जब जाएगा एटीपी सिंथेस के द्वारा तो एटीपी की सिंथेसिस करेगा, जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिस्पायरेशन में देखा था। पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर हम उसकी बात करते हैं। तो ये P700 के पास पहुंचा और P700 भी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 4 फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचा, ये भी एक्साइटेड स्टेट में चला गया P700 लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से, और इसने वो इलेक्ट्रॉन जो इसको मिला अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से यानी कि प्लास्टोसाइनिन से, उसको वो ट्रांसफर करता है आयरन सल्फर प्रोटीन को, आयरन सल्फर प्रोटीन देता है फेरोडॉक्सिन को और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो ले रहा है NADP इलेक्ट्रॉन को, और इस प्रोटॉन को लेता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NADPH में। तो ये जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन है, इसमें एक तो हमारा बनता है सिंथेसिस होती है 2 मॉलिक्यूल NADPH की, इसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहां से मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल से, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक बोला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकला वाटर से और पहुंचा किसके पास, NADP के पास पहुंचा, और NADP जो है रिड्यूस होकर बना लेता है NADPH बना लेता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये साइटोक्रोम B6F पे प्रोटॉन जो है बाहर से स्ट्रोमा से पंप होके कहां पहुंच गया, थाइलाकॉइड ल्यूमेन में। क्यों पहुंच गया, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था तो इस दौरान एनर्जी रिलीज हो रही थी, ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, डाउनहिल रिएक्शन है, तो जब एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी की वजह से जो प्रोटॉन बाहर की तरफ स्ट्रोमा की तरफ था वो पंप होके कहां पहुंच गया, थाइलाकॉइड ल्यूमेन में। और जब इस तरह की प्रोसेस होगी तो आप देखेंगे अंदर की तरफ क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर की तरफ क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिस्पायरेशन में। यहां पे डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, डेवलप हो गया, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गया और बाहर की तरफ जो है स्ट्रोमा की साइड जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये जो प्रोटॉन है ये एटीपी सिंथेज, ये है आपका एटीपी सिंथेज, ये प्रोटॉन वापस आएगा एटीपी सिंथेज के द्वारा, और जब ये प्रोसेस होगी सेम उसी प्रकार से यहां पे एडीपी और पायरोफॉस्फेट मिलकर बना लेंगे एटीपी, ठीक है, एटीपी बन जाता है और इस प्रकार से लगातार नॉन साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा एटीपी बनता है। एटीपी बनने की जो प्रोसेस है हम जानते हैं कि उसको बोलते हैं फास्फोराइलेशन। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है पहले वीडियो में भी कि जब एटीपी बनता है क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप एडीपी में जुड़ जाता है तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं फास्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, फास्फोराइलेशन। और चूंकि ये जो प्रोसेस है ये लाइट की वजह से हो रहा है तो हम इसको बोल देते हैं, पूरा नाम हो जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक ही वर्ड है ये, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है, जबकि रिस्पायरेशन में जो हो रहा था वो हो रहा था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये है फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है तो पूरा नाम हो जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पे जो एटीपी बन रही है, यहां पे जो एटीपी बन रही है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है, ठीक है। और इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों पिगमेंट सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो वाटर मॉलिक्यूल से निकलकर कहां पहुंच रहा है, NADP के पास पहुंच रहा है और वो रिड्यूस होकर बना लेता है NADPH बना लेता है। और चूंकि ये देखने में इंग्लिश के लेटर Z की तरह दिखाई पड़ता है, अगर हम इसको देखें तो ये जो हमें दिखाई पड़ता है ये इंग्लिश का जो लेटर है Z की तरह दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं Z स्कीम। क्या बोलते हैं इसको, यानी जो नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो रही थी हम इसको बोलते हैं Z स्कीम, ठीक है। तो ये Z स्कीम भी कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि ये देखने में ऐसा लगता है कि जैसे इंग्लिश का लेटर Z लिखा हो, कुछ इस प्रकार का, तो इस प्रकार से नैन जैसा भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये Z जैसा है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं Z स्कीम। और ये जो ये डिफरेंट स्टेप है ये डिपेंड करते हैं अपने रेडॉक्स पोटेंशियल पे, इस वजह से इनको बनाया गया है। यानी सबसे ज्यादा जो आपका रेडॉक्स पोटेंशियल या जो इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी है वो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे P700 के पास फाइनली इलेक्ट्रॉन पहुंचा और उसके बाद किसके पास पहुंचा, NADP के पास पहुंचा। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और इस दौरान हमको मिलता है रिड्यूस्ड NADPH और प्लस हमको मिलता है ATP सेम उसी प्रकार से बन रहा है जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन की वजह से बनता है इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, या लाइट की वजह से बन रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटो
फोटोफॉस्फोराइलेशन। और चूंकि नॉन साइक्लिक पाथवे के द्वारा बन रहा है तो हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर हम बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तो आप देखेंगे साइक्लिक जो रिएक्शन है उसमें केवल पिगमेंट सिस्टम 1 पार्टिसिपेट कर रहा है। ये पिगमेंट सिस्टम 1 लाइट को एब्जॉर्ब करता है, वही 4 फोटोन मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और अपने इलेक्ट्रॉन को देता है आयरन सल्फर प्रोटीन को फेरोडॉक्सिन के पास, फिर साइटोक्रोम B6F के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास और वापस यहाँ चला आया। चूंकि इलेक्ट्रॉन P700 से रिलीज होकर वापस P700 के पास चला गया इसलिए हम इसको साइक्लिक बोलते हैं। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जहां से रिलीज हुआ वहीं पे वापस पहुंच गया तो हम इसको साइक्लिक बोलते हैं। और वही उसी तरह से यहाँ पे साइटोक्रोम B6F पे जो प्रोटॉन आयन है वो पंप करेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, प्रोटॉन आयन पंप करके पहुंच जाएगा ल्यूमेन में, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में पहुंच गया। और जब ये वापस ATPase के द्वारा ल्यूमेन में जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डेवलप होगा और जब वापस जाएगा स्टोमा में तो यहाँ पे सिंथेसिस होगी ATP की। तो ATP की बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। लाइट की वजह से बन रहा है तो हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और चूंकि ये साइक्लिक के द्वारा बनता है तो पूरा नाम हो जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आप देख रहे हैं नॉन साइक्लिक में जहां दोनों पिगमेंट सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहे थे वहीं साइक्लिक में केवल PS1 पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरी चीज, नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन था वो वाटर मॉलिक्यूल से निकलता था, प्रोटॉन जो था वाटर मॉलिक्यूल से निकलता था और पहुंचता था किसके पास, NADPH के पास। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पिगमेंट सिस्टम 1 P700 से निकलता है और वापस P700 के पास चला आता है और यहाँ पे सिंथेसिस होती है केवल ATP की, NADPH की सिंथेसिस नहीं होती है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP के साथ साथ NADPH की भी सिंथेसिस होती है। तो ये डिफरेंस है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। अब आपके दिमाग में बार बार, चूंकि मैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात कर रहा हूं तो डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन में, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पहली चीज माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है और ATP की सिंथेसिस होती है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, NADH का और FADH2 का, उसके ऑक्सीडेशन के द्वारा ATP की सिंथेसिस होती है। जबकि फोटोफॉस्फोराइलेशन में लाइट की वजह से ATP की सिंथेसिस हो रही है। यहाँ पे और ऑक्सीडेशन किसका, वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल से को तोड़ के हम बना रहे हैं NADPH का। तो ये अंतर है दोनों में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में, जबकि फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, और फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है इसमें NADH2 FADH2 ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, या बनाते हैं ATP को। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे ATP जो बन रहा है लाइट की वजह से बन रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, इन दोनों में। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन को और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट हम वीडियो में हम देखेंगे कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन की वजह से साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन की वजह से बन रहे हैं NADPH और दूसरा आपका बन रहा है ATP। इनको हम बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। हम इनको क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। और इनका इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन में, यानी कि कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन में, कार्बन के एसिमिलेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कन्वर्ट होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट साइकिल में बात करेंगे कि किस प्रकार से आपका कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है एसिमिलेटरी पावर की प्रेजेंस में फिक्स होता है, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में।